हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है, तो अभिनंदन है। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो अब हम फिर से कंटिन्यू रहेंगे। आपका जो है 10th क्लास का मैथ और साइंस और 12th क्लास का मैथ और केमिस्ट्री, ये दोनों क्लासें जो है, दोनों सब्जेक्ट की दोनों क्लासें डे वाइज जो है कंटिन्यू आते रहेंगी। तो आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। आपके बीच में हम पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं। कुछ परेशानियों की वजह से हम बहुत जो है दूर चले गए थे, लेकिन किसी तरीके से वापस आए हैं, तो फिर से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। तो आइए हम आज देखते हैं क्लास 10th का जो है साइंस है। ये पहला चैप्टर है और पहला अध्याय है जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसमें एक ही शॉट में छोटा छोटा करके जो है नोट्स आप लोगों के सामने लाया गया है। इसको जो है आप लोग तैयार करिएगा, देखिएगा। ठीक है, कोशिश यही है कि जो है आप लोग इससे अच्छे से अच्छा जो है लाभ ले सकें। ठीक है, सबसे पहले जो आपके टॉपिक में पहली हेडिंग आती है वो आता है परिवर्तन। क्या आता है? परिवर्तन यानी चेंज। हमारे आसपास जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं उनमें बदलाव समय के साथ होता रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अर्थात परिवर्तन क्या है? तो हमारे आसपास की वस्तुएं और पदार्थ समय के साथ बदलते रहते हैं। इन परिवर्तनों को या इन बदलावों को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। यानी हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनमें समय के साथ जो है चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा कि परिवर्तन किसे कहते हैं। इस समय के साथ हुए वस्तुओं में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। फिर है जैसे परिवर्तन के उदाहरण में, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना, ये समय के साथ परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये समय के साथ परिवर्तन है। लकड़ी का जलकर राख बनना, समय के साथ परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोहे में जंग लगता जाता है। फलों का पकना, पहले फल छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर अधपका होता है, धीरे धीरे पक जाता है। ऐसे उसमें समय के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। अर्थात परिभाषा क्या है दूसरी? पदार्थ में होने वाला कोई भी बदलाव जिसमें उसके गुणों, आकार आकार या मान या अवस्थाओं में जो भी बदलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन की जो प्रमुख बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कैसे मान लें या कैसे जान लें कि परिवर्तन हो रहा है या होगा। तो ये पहला पॉइंट है आपका कि परिवर्तन हर जगह और हर समय होता रहता है। नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दूसरा, परिवर्तन प्रकृति का एक सामान्य नियम है। जो परिवर्तन है ये प्रकृति का क्या है? एक सामान्य रूप से एक सामान्य नियम है। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट है, कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, यानी एक बार होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा, यानी ऐसे ऐसे उसकी अवस्था परिवर्तन, रंग रूप आदि चीजों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी अगर एक बार परिवर्तन हो जाए तो उससे एक नया पदार्थ बन भी सकता है अथवा नहीं भी बन सकता है। ये परिवर्तन का रूल है, नियम है। परिवर्तन को हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परिवर्तन का अपने दैनिक जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने आसपास कोई फल का वृक्ष लगा हो। जैसे मान लो कि आम का वृक्ष लगा है, अमरूद का वृक्ष लगा है, ठीक है, और भी फल हैं, खजूर का है। तो देखिए सबसे पहले छोटा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, अरे उसमें परिवर्तन दिखता है। फिर उसके रंग में परिवर्तन होता है, फिर कुछ समय पश्चात वो पक जाता है तो रंग में और परिवर्तन आता है। लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन को देखते रहते हैं। अब है परिवर्तन के प्रकार। ठीक है,
परिवर्तन हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ में या हमारे आसपास उपस्थित पदार्थों में समय के साथ होने वाले बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। इसमें परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? आकार में परिवर्तन हो सकता है, गुण में परिवर्तन हो सकता है, उसके मान में परिवर्तन हो सकता है, उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, वह परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ का भौतिक रूप यानी आकार, आकार का मान, अवस्था यही बदलता है, परंतु उसकी रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती। ठीक है, यानी उसका जो रासायनिक गुण है, रासायनिक क्रियाएं हैं, वो नहीं बदलती हैं, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक प्रकार का जो है अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना, तो पानी फिर बर्फ बन सकता है। कागज का मोड़ना, कागज को हम फोल्ड कर दिए फिर उसको सीधा भी कर सकते हैं। चीनी का पानी में घुलना, ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना, लोहे को पीट कर खींचना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन सामान्यतः अस्थायी होते हैं और उल्टे किए जा सकते हैं। यानी ये एक बार उसका रूप बदला जा सकता है, पुनः उस रूप में लाया जा सकता है। जैसे लोहे को पीट कर बड़ा किया जा सकता है, तो उसको छोटा भी किया जा सकता है। अर्थात ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। यानी ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें जो है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देंगे, फिर हम पुनः उसको वापस नहीं ला सकते, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन यानी इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो सामान्यतः क्या होता है? अस्थायी होते हैं और उल्टे नहीं किए जा सकते, यानी इसको हम उल्टा नहीं यानी वापस नहीं ला सकते। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए, पहला है लकड़ी का जलकर राख बनना, दूध का दही बनना, अंडे का सड़ना, लोहे में जंग लगना, फल का सड़ना। ठीक है, जैसे फल पक गया या सड़ गया तो हम उसको वापस कच्चा नहीं बना सकते, जो एक बार परिवर्तित होगा तो परिवर्तित हो गया। उसके बाद में जो है फिर आता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम अंतर को समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले आधार, दूसरा भौतिक परिवर्तन और तीसरा रासायनिक परिवर्तन। यानी हम जिन बिंदुओं को लेंगे, जिनको बेस मानेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन की प्रकृति केवल भौतिक रूप से परिवर्तन होता है। जो प्रकृति है वो किस रूप में? केवल भौतिक रूप से परिवर्तित होगी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसमें पूरा पूरा बदलाव हो जाएगा। नए पदार्थ का निर्माण, तो नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, किसमें? भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उल्टे होने की संभावना। तो आमतौर पर उल्टे किए जा सकते हैं कौन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये जो है उल्टे नहीं किए जा सकते, कौन? रासायनिक परिवर्तन। ऊर्जा का परिवर्तन, तो बहुत कम या नगण्य ऊर्जा परिवर्तित होता है, किसमें? भौतिक परिवर्तन में। परंतु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। उदाहरण के लिए, बर्फ का पिघलना, कागज का मोड़ना, और इसमें लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना। रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु इस रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक सूत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बिंदुएं थी। अब है परिवर्तन के कुछ विशेष उदाहरण,
जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना, भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। फल का सड़ना, रासायनिक परिवर्तन। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ और हैं। सभी परिवर्तन ऊर्जा से जुड़े होते हैं। परिवर्तन जितने भी होते हैं वो सब किससे जुड़े होते हैं? ऊर्जा से। प्रकृति में कोई भी परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता, कोई ना कोई रीजन उसमें बनता है। भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो प्रायः क्या होता है? अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होता है। वही बिंदुएं हैं। रासायनिक परिवर्तन में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें जो परमाणु होते हैं उनका पुनर्विन्यास हो सकता है, होता है। ठीक है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगली बिंदु आती है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले जो पढ़े भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका विकल्प में बिल्कुल पक्का है। तो 20 नंबर का एमसीक्यू आता है पेपर में, उसमें 1 नंबर तो 100% आपका श्योर है। कोई एग्जाम्पल आपको देगा और उससे पूछ लेगा कि ये कौन सा परिवर्तन है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 इजकल टू MgO, इसको बैलेंस किया गया है यानी 2Mg प्लस O2 इजकल टू 2MgO। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है ये बनता है। लोहे का सल्फर के साथ क्रिया होता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अगर गुण पूछे जाएं, विशेषता पूछी जाएगी तो आप लोग ध्यान रखना कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान का संरक्षण हो सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो पहला होगा परिवर्तन, रंग परिवर्तन। क्या होगा? रंग परिवर्तन होगा। अभिक्रिया के दौरान रंग बदल जाता है। उदाहरण में जैसे लोहे की कील को तांबे के सल्फेट प्लेन में डालने पर नीला रंग फीका होकर हरा हो जाता है। ठीक है, ये गैस का उत्सर्जन यानी उसमें गैस उत्सर्जित होगा तो अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है। जब अभिक्रिया होती है तो उस दौरान में क्या होता है कि गैस निकलती है। अवक्षेप का बनना यानी उसमें से अवक्षेप बनेगा, अवशिष्ट पदार्थ होगा तो अभिक्रिया में ठोस अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। तीसरा ऊष्मा परिवर्तन, अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है, या तो ऊष्मा निकालेगी या ऊष्मा को ग्रहण कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। प्रकाश का उत्सर्जन, अभिक्रिया के दौरान प्रकाश निकलता है यानी बहुत ज्वाला होती है, उसमें जो है वो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। गंध में परिवर्तन, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। अभिक्रिया के दौरान गंध बदल जाती है। जब अभिक्रिया शुरू होती है तो उसमें क्या हो जाता है? गंध शुरू हो जाता है, गंध होता है। अब रासायनिक समीकरण, अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभिक्रिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी को हम सूत्र द्वारा
यानी प्रतीक के द्वारा दर्शा दें Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है, अर्थात बैलेंस करेंगे तो 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, तो ये ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको संकेतों, सूत्रों, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के जस्ट बाईं ओर यानी ये एरो इक्वल टू के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, और इक्वल टू के दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अभिक्रिया से पहले का पदार्थ अभिकारक कहलाएगा, अभिक्रिया फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होने के बाद का पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर है रासायनिक समीकरण का संतुलन। अच्छा, अब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो तत्व हैं उनमें उनकी संख्या, उनके अणुओं की संख्या, उनके परमाणुओं की संख्या ये घटती बढ़ती है। जब वो क्रिया करते हैं तो इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है, तो उसको हमें क्या करना रहता है कि उसको संतुलित करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है, सबसे पहले उन तत्वों को संतुलित करें जो केवल एक ही अभिकारक और उत्पाद में हो। ठीक है, सबसे पहले हम उन तत्वों को सॉल्व करें या उन तत्वों को संतुलित करें जो केवल एक अभिकारक या एक उत्पाद के हों। दूसरा नियम, जटिल अणुओं को कभी न तोड़ें। जो जटिल हैं, ठीक है, संयुग्मित हैं, उनको हम तोड़ें ना, केवल उनके आगे गुणांक संख्या लगाएं। केवल हम उनको गुणांक संख्या के द्वारा, जैसे यहाँ पे MgO है तो उसके आगे क्या किया गया, 2 लगा दिया गया, तो इससे उसकी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अंत में संतुलित करें। यानी अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आता है तो उसको सबसे बाद में, लास्ट में उसको क्या करें, सॉल्व करें, यानी उसको संतुलित करें। गुणांक हमेशा छोटे से छोटे गुणांक यानी 1, 2, 3 ही रखें। ठीक है, गुणांक को कोशिश करें कि जितना जितना हो सके उतना छोटे में ही संतुलित कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि ज़्यादा बड़ा गुणांक बन जाए। तत्वों की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए। जो तत्वों की संख्या है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाए, जैसे इधर Mg की संख्या कितनी आ गई थी, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 2, तो इधर ऑक्सीजन 2 था लेकिन Mg जो है 2 नहीं था, तो उसके पहले हमने क्या किया, 2 से गुणा लगा दिया, तो हमारी दोनों रंग की बैलेंसी क्या हो गई, बराबर हो गई, संख्या दोनों रंग की क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद में जैसे इसमें असंतुलित समीकरण का उदाहरण दिया गया है, एक देख लीजिए। उदाहरण में ऑक्सीजन को जैसे दिया गया है Fe प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। चरण 1 में सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करें, तो इधर लगा देते हैं 4 ऑक्सीजन, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यानी दाएं 6 0, बाएं भी 6, वो 6 ऑक्सीजन और बाएं भी 6 ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो है, अब इसमें उदाहरण में देख लीजिए, इसमें जो है समीकरण बनाने का, जैसे ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, तो H2 प्लस Cl2 2HCl। ये जस्ट पहले बताया गया था कि किसी भी रासायनिक तत्व को या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनको संकेत के रूप में, सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो आता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा गया, यानी उनका बंटवारा किया गया। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको बांटा गया, किन किन रूपों में बांटा गया, तो सबसे पहले बांटा गया संयोजन की अभिक्रिया।
बुक में दोनों लिखा है संयोजन की अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। दूसरा लिखा है अपघटन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन में प्रतिस्थापन भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं। ये 4 अपक्रिया तो सबसे पहले आपके मुख्य रूप से, इसके बाद में इसमें जो है कई पार्ट किए गए हैं। लेकिन अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अपक्रिया को उनके स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। पहला संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन। इन 4 भागों में बांटा गया। अच्छा, संयोजन का मतलब होता है योग। संयोजन का मतलब योग, यानी दो तत्व आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। विशेषता इसमें दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं और केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो नया पदार्थ नहीं बनाएंगे, और इससे संयोगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्थात इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन, जब कोई यौगिक एक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक यौगिक हो, जुड़ा हो, उसमें कई पदार्थ मिले हों और उसको हम तोड़कर अलग अलग कर दें तो वो क्या कहलाएगा, विघटन की अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे मान लो कोई यौगिक था AB, इसको हमने तोड़ा तोड़ा तो ये दो रूपों में बढ़ गया, किसमें किसमें, A और B में, तो ये क्या कहलाएगा, अपघटन की अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। यानी एक ऐसा यौगिक जो टूटकर दो पदार्थों में बढ़ जाए वो क्या कहलाएगा, अपघटन की अभिक्रिया या विघटन की अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे 2H2O को तोड़ा गया, यानी जल को जब तोड़ा गया तो क्या बना, हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना। CaCl2 को तोड़ा गया तो CaO बना और CO2 बना। 2FeOH3 को तोड़ा गया तो Fe2O3 और प्लस 3H2O बना, ठीक है। यानी एक यौगिक को तोड़कर दो पदार्थों में या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपघटन की अभिक्रिया कहलाएगी। अब आता है विस्थापन की अभिक्रिया। क्या आता है, विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई क्रियाशील तत्व हो, यानी वो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा बढ़िया हो, ज़्यादा हो, और कोई एक ऐसा यौगिक है उसमें जो क्रियाशील तत्व मिला है उसकी क्रियाशीलता कम है, तो वो तत्व क्या करेगा कि उसको हटाकर खुद वहाँ चला जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन की अपक्रिया, ठीक है। विस्थापन स्थान का क्या करते, वो परिवर्तन करते। जैसे एक पदार्थ मान लो A था और एक मिला जुला पदार्थ यौगिक था BC, ठीक है। अब इसमें से जो ये था B, ये समझ लीजिए कि कम क्रियाशील था और ये क्या था, अधिक क्रियाशील था। तो A ने क्या किया, B को हटाकर अलग कर दिया और खुद उसके साथ में क्रिया करने लगा, यानी इसको अत्यधिक क्रियाशील बना दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, विस्थापन की अभिक्रिया, ठीक है। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अलग कर दे और वहाँ स्वयं कार्य करना शुरू कर दे या स्वयं क्रियाशील हो जाए तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन की अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 और प्लस H2, Fe प्लस CuSO4 FeSO4Cu, ठीक। क्लोरीन में Cl2 प्लस 2KBr 2KCl और Br2, ठीक। इसकी जो है
विशेषता क्या है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है और हमेशा एक नया तत्व मुक्त करता है। इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्या है, क्वालिटी है, विशेषता है। अब आता है द्विविस्थापन, यानी इसमें दो यौगिक आपस में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विस्थापन यानी आदान प्रदान करेंगे। कैसे? जब दो यौगिक आपस में अपने अपने आयनों का आपसी विनिमय करते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो यौगिक आपस में अपने तत्वों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन कहलाएगा। जैसे एक यौगिक मान लो ए बी है, दूसरा यौगिक मान लो सी डी है। अब ये आपस में जब प्रतिस्थापन करेगा तो ए प्रतिस्थापित हो जाएगा डी के साथ और बना देगा ए डी, और बी प्रतिस्थापित हो जाएगा सी के साथ और बना देगा सी बी। ठीक है, यानी दो नए यौगिक बन जाएंगे। सबसे पहले दो यौगिक थे अलग अलग, वो आपस में क्रिया किए और प्रतिस्थापन क्रिया किए तो एक ए डी बना दिया, एक बना दिया सी बी। अब इसमें क्रिया क्या होगी, दो यौगिक आपस में विनिमय करते हैं, दो नए यौगिक बनते हैं, अवक्षेप गैस या जल बन सकता है। ठीक है, इतनी प्रक्रिया इसमें होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन की अभिक्रिया, जब एक यौगिक, ठीक है, अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न सरल पदार्थों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अपघटन की अभिक्रिया कहेंगे। आता है विस्थापन की अभिक्रिया, जब कोई अधिक क्रियाशील, ठीक है, तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को अलग करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले अगले टॉपिक पे आ जाइए। अब उन क्रियाओं से संबंधित कुछ यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं जो है, सबसे पहला आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये क्रियाएं जितनी हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रिया आपके पेपर में अवश्य आता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉनों का खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें उपस्थित जो पदार्थ है उसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए और हाइड्रोजन को त्यागा जाए। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा इसकी मुख्य बिंदुएं क्या क्या हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, हाइड्रोजन को त्यागा जाता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है यानी इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। जैसे 2 mg प्लस O2 इजकल टू 2 mg O। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रखा है। ठीक, फिर है Cu प्लस O2 इजकल टू 2CuO। ठीक, यानी ये इसकी हो गई। दूसरा है अपचयन की अभिक्रिया, यानी किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्यागना, हाइड्रोजन का ग्रहण करना। ठीक, एक दूसरे का अपोजिट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण ऐसे ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और अपचयन में ऑक्सीजन को त्यागेगा। ठीक है, एक ही चीज से याद रखना, ऑक्सी ये है यानी ये ग्रहण करेगा, ऑक्सीकरण ग्रहण, ऑक्सीकरण ग्रहण, अपचयन यानी कि वो क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, निष्कासित कर देगा, हटा देगा, तो ऑक्सीजन को त्याग कर देगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन की क्रिया कहेंगे। जैसे CeO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2 वो ये हो गया। इसकी मुख्य बिंदु क्या है,
कि अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन में हाइड्रोजन ग्रहण करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है ऐसे सामान्य रूप से पदार्थ ऑक्सीजन अपचयन के उत्पाद, पदार्थ हाइड्रोजन अपचयन के उत्पाद। ठीक है, दोनों ये हैं क्रिया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिया आती है वो होती है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया जिस अपक्रिया में एक ही समय पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हों उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स की अपक्रिया कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स की अपक्रिया कहेंगे। यानी एक ही समय में एक साथ ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण भी करे त्यागे भी, हाइड्रोजन को ग्रहण भी करे त्यागे भी, यानी दोनों क्रिया साथों साथ चल रही हो तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स की अपक्रिया कहेंगे। इसके लिए मुख्य बिंदु क्या है कि अपक्रिया में ऑक्सीजन एवं अपचयन एक साथ होंगे। ऑक्सीकरण करता वह अपचायक कहलाता है और जो अपचयन करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जो ऑक्सीकरण करेगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक, और जो अपचयन करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, उदाहरण के लिए CuO प्लस H2 इक्वल टू CuO H2O। ठीक है, ये चीज है इसमें, ये जो है ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स, इतनी अपक्रिया जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और भी हैं। उसके बाद में फिर आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये लेसन आपका बहुत छोटा है। ठीक है, इसके लिए जो है इस वाले का जो है स्क्रीनशॉट, इस वाले का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में तब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करें। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक जो है लास्ट पेज है आपका है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो। ठीक है, दूसरा आता है, इसकी मुख्य विशेषता पहले समझ लीजिए कि अपक्रिया के समय ऊष्मा निकलती है, तापमान बढ़ जाता है। ये अपक्रियाएं प्रायः स्वतः होती हैं, अपने आप होने लगती हैं और ऊर्जा परिवेश को दी जाती है, यानी हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है, वातावरण है, ऊर्जा उसमें चली जाती है। जैसे चित्र द्वारा समझें, ऊष्मा का उत्सर्जन अपक्रिया से ये है और अपक्रिया के बाद तापमान बढ़ा तो ये है। ठीक है, फिर है ऊष्माशोषी अपक्रिया, यानी एक ट्रिक और समझ सकते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और ऊष्माशोषी यानी ये क्या करेगा? शोषी यानी कि शोषण करेगा। ऊष्माशोषी क्या करेगा? वो ऊर्जा का शोषण करेगा, अवशोषण करेगा, यानी वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया के समय ऊष्मा अवशोषित करे, इसकी मुख्य विशेषता। तापमान घट जाएगा, इसमें तापमान क्या होगा? घटना शुरू होगा। ये अपक्रिया प्रायः बाह्य ऊर्जा द्वारा होती है और ऊर्जा परिवेश से ली जाती है, यानी जब अपक्रिया नहीं होती रहेगी उसमें ऊर्जा का मान कम रहेगा और बाहर से ऊर्जा लेगा तभी अपक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। जैसे ऊष्मा का अवशोषण अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद। ठीक, फिर एक आता है संक्षारण। संक्षारण माने क्या होता है? धातुओं का वायु, नमी, जल, अम्ल, अन्य पदार्थों के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। कोई पदार्थ आपके पास हो, वो किसके संपर्क में आ जाए? वायु के संपर्क में आ जाए, नमी आ जाए उसमें, जल के संपर्क में आ जाए, अम्ल के संपर्क में आ जाए, तो इन सब चीज़ों के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है, उस पर जंग लगती है और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इससे जो है मुख्य कारण क्या है? हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति। आप खुले में रखेंगे, हवा लगेगी, उसमें ऑक्सीजन होता है और उसके कारण उसमें नमी होती है, तो धीरे धीरे क्या होगा? संचारित होगा। नमी और जल का होना, कहीं सीलन वाली जगह पे रख देंगे तो भी संक्षारण होगा। अम्ल, क्षार या लवण
का प्रभाव पड़ेगा उस पर, और विद्युत रासायनिक क्रियाएं भी उस पर प्रभावित करती हैं। संक्षारण के उपाय, यानी अगर हम इससे बचना चाहें तो करें क्या? तो सबसे पहले आप पेंट कर दीजिए, वर्निश एक आता है उसको लगा दीजिए, ग्रीस या तेल लगा दीजिए, गैल्वेनीकरण करके, यानी गैल्वेनीकरण कर दियो और जिंक चढ़ा दियो। जिंक की परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। किसी भी धातु पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। विद्युत लेपन कर दीजिए और स्टेनलेस स्टील या मिश्र धातुओं का प्रयोग कर दीजिए। इतनी प्रक्रिया द्वारा आप किसी भी धातु को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसे चित्र द्वारा देख सकते हैं। जंग रहित आयरन की कील, यानी जब जंग नहीं लगा है तो लोहे की कील कैसी है? ठीक है, और जंग लग गई तो लोहे की कील कैसी है? ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बचा सकते हैं। संक्षारण से भारी आर्थिक हानि होती है तथा मशीनें, भवन, पुल, वाहन आदि कमजोर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। फिर आता है विकृत गंधिता, आपके लेसन का अंतिम हेडिंग है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें उपस्थित वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे बदबू और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उनके गंध और स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सबके घर में अचार बना होगा, उसमें नमक भी पड़ा है, तेल भी पड़ा है, ठीक है, आज चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक, जिसके कारण उसको बंद करके जब रख दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसके गंध में परिवर्तन और स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। इसके रोकथाम के उपाय हम क्या करें? जैसे भोजन को वायुरुद्ध डिब्बों में रखें, हम ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे वायु न पहुँचे। भोजन को ठंडी व सूखी जगहों पर रखें। एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA, BHT का प्रयोग करें, ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हैं। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखें, कम मात्रा में ही भोजन तैयार करें, यानी उतने मात्रा में तैयार करो कि जिसको जल्दी से जल्दी आके खत्म कर दो, उसमें गंध और उसके स्वाद में परिवर्तन ना आने पावे। जैसे आप अचार बनावें तो उतना ही बनावें कि आपका 10-5 दिन में खत्म हो जाए। लोग सालों सालों तक रखे रहते हैं, खाते हैं, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ये देखो, ताज़ा तेल इस तरह का होगा और विकृत गंधी, यानी ये जो है तेल, इसके रंग में परिवर्तन आ गया। ठीक है, यानी रेसिन तेल का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये लेसन जो है आपका पहला लेसन था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ज़्यादा कुछ ताम-झाम नहीं है, जो कुछ है सिंपल सा कलरफुल नोट्स बना के और उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोग जो हमारा चैनल है स्काई एकेडमी, आप उसमें जाइएगा यूट्यूब पे और डालिए DP स्काई एकेडमी, आपको जो है चैनल का नाम दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम जो है आपके लेसन की तैयारी करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। उसके बाद में MCQ भी करवाएंगे। आगे भी जो भी टॉपिक आएगा उसको टॉपिक वाइज जो है हम करवाते रहेंगे। आपकी तैयारी खूब धूम धड़ाके से खूब बेहतरीन होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।